नारा दिया था, जय जवान जय किसान, क्योंकि ये दोनों ही इस देश की रीढ़ की हड्डी हैं। तो ओबीसी आंदोलन के लिए आप क्या सोचेंगे, क्या करना चाहेंगे, कैसे आपके लिए प्राप्त होगा? जी, हमने ओबीसी के साथ में ओबीसी के सभी वर्गों में, चूंकि हम भी ओबीसी वर्ग से आते हैं और उससे पहले हम इस देश के सैनिक हैं। हमारा काम है देश की सीमाओं की रक्षा भी करना, और जब हम रिटायर्ड हो गए हैं तो यहाँ जो भी देश में निवास कर रहे हैं उन सबके हक अधिकार की भी रक्षा करना और उनके लिए आवाज भी उठाना। क्योंकि अगर सैनिक भारतवर्षीय यादव महासभा के जिला अध्यक्ष फौजी रविंद्र यादव जी, जिला विदिशा के, और आज हमारे समसभा में पधारे हुए हैं। इनसे हम चर्चा करना चाहते हैं कि आप जब से जिलाध्यक्ष बने, शहरी जिलाध्यक्ष हैं हमारे जिला विदिशा के, तो अभी तक आपने आपके संगठन में रहकर क्या काम किया, कितना संगठन को जोड़ा, कितना अभी बाकी है, और आगे आप क्या करना चाहेंगे अध्यक्ष जी? जी, पहले तो मैं आपके सभी दर्शकों को और आपके चैनल को न्यूज़ 24 इंडिया को बहुत बहुत बधाई दूंगा कि जिन्होंने इतनी अच्छी पहल चलाई है कि जो सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं उनको भी वह अपनी मीडिया के माध्यम से वह आवाज़ प्रदान कर रहे हैं कि जिसको पूरा देश सुने। तो मेरे सभी वरिष्ठों ने जो मुझ पर मुझे भरोसा जताया और उन्होंने मुझे इस जिम्मेदारी से नवाजा, तो मैं उन सभी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष दादा जगदीश यादव जी, हमारे कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष श्री बलवीर सिंह यादव जी और हमारे प्रधान महासचिव वीरेंद्र सिंह यादव जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि उन सब ने मेरे ऊपर जो जिम्मेदारी दी, मुझे इस लायक समझा, उन सब का बहुत बहुत आभार है। आपका कार्य विवरण कैसा रहा अभी तक का? जी, मेरी नियुक्ति होने के बाद में, चूंकि हमारे देश में बहुत दिनों से अहीर रेजिमेंट की मांग चल रही थी, यादव समुदाय की बहुत पुरानी मांग रही है, क्योंकि वह नमक और निशान की एक मांग रहती है और हमारा जो यादव समाज है लगातार फौज में अहीर रेजिमेंट के निर्माण की मांग कर रहा था। उसके लिए हमारा यादव महासभा ने रिजांगला, जो कि 16,000 फीट की ऊंचाई पर 1962 के युद्ध में जहां पर चीन की 1300 फौजियों को मारकर उसकी 15,000 की सेना को हमारे भारतीय सैनिक, खासतौर वीर अहीरों ने जो धूल चटा दी थी, वहां की जो शौर्य की माटी थी उसको हम लेके आए और उसको विदिशा जिले के हर तहसील में हमने शौर्य कलश यात्रा के रूप में निकाला। इसके बाद में हमने अपने यादव समाज को जोड़ने के लिए विदिशा जिले की सभी तहसीलों के सारे गाँव में, जैसे शमशाबाद के हमने जो है 28 गाँव में भ्रमण किया, लेटेरी हम पहुंचे और लेटेरी के भी जो है हमने जो है 32 गांव भ्रमण किया। इसके बाद में फिर हम सरोंज पहुंचे और सरोंज में हमने 37 गांव का भ्रमण किया। फिर हम पठारी, कुरबाई, पठारी, त्योंदा और ग्यारसपुर, गुलाबगंज और विदिशा के आसपास के सभी यादव बहुल गांवों में हमने भ्रमण किया और समाज के लोगों को यादव महासभा में जोड़ने का काम किया है। अध्यक्ष जी, आप पहले आर्मी में शायद नौकरी करते थे और अब आप जनसेवा में जुट गए हैं, तो आपने ऐसा क्यों किया आपने? जी बिल्कुल, आपने जो प्रश्न किया है बिल्कुल वाजिब है आपका। सेना में भी हमें एक सेवा के भाव से ही गए, क्योंकि पैसा तो आदमी और भी व्यवसायों में रहकर कमा सकता है। सेना में मानता हूं वही आदमी जाता है जिसके अंदर देश प्रेम की भावना कूट कूट कर भरी होती है, इसलिए ज्यादातर वहां पर किसानों के बच्चे ही जाते हैं। और इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान, क्योंकि ये दोनों ही इस देश की रीढ़ की हड्डी हैं। तो किसान का बच्चा सेना में जाता है और वहां भी सेवा करता है, और जब सेना से रिटायर्ड होकर आता है तो उसके अंदर ये सेवा खत्म नहीं होता, यहाँ आकर ही वो समाज की सेवा करता ही है, क्योंकि एक फौजी कभी रिटायर्ड नहीं होता है। अभी अभी मुझे जानकारी मिली थी कि आप विगत दिनों ही पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष आपके लिए बना दिए गए हैं। तो मैंने आपको बुलाया विशेष व्यक्तिगत रूप से, क्योंकि मुझे जरूरी था कि आपका इंटरव्यू लूँ, क्योंकि अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा में जिला मीडिया प्रभारी हूँ पहले से, और मुझे अच्छा लगा कि मैं आपका इंटरव्यू लूँ और इस मैसेज को थोड़ा आगे बढ़ाऊँ। और आप प्रदेश अध्यक्ष बने पूर्व सैनिकों के, तो आप आगे इसमें क्या करना चाहेंगे? सैनिकों के जो रिटायरमेंट सैनिक हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे और क्या बल देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, सेना से जब सैनिक रिटायर्ड होता है तो उसकी कई सामाजिक समस्याएं भी रहती हैं,
यहाँ पर चूंकि उनका ज़्यादातर समय है, छोटी उम्र में ही वो सेना भर्ती हो जाते हैं, यहाँ के प्रशासन की भी उनको सही जानकारी नहीं हो पाती है, और यहाँ का जो सामाजिक जीवन है वो कैसे चलता है, कहीं ना कहीं उसमें थोड़ी सी दूरी हो जाती है। हमारा संगठन हमारे उन सभी पूर्व सैनिकों को जोड़ने का काम करेगा, उनके हितों की रक्षा का काम करेगा, उनको जो भी व्यक्तिगत जीवन में, सामाजिक जीवन में जो कठिनाइयां आ रही हैं उसको दूर करने के लिए ये हमारा संगठन है। साथ ही चूंकि सेना से रिटायर्ड जो लोग रहते हैं उनके पास में एक विशेष अनुभव होता है, वो है अनुभव हमारे समाज के युवाओं को किस प्रकार से काम आ सकता है। वे उन लोगों से, चूंकि वे प्रेरणा के स्रोत हैं, उनसे प्रेरणा लेके हमारे युवक भी सेना में जाएंगे और देश की सेवा करेंगे। इससे ये सारे उद्देश्यों को लेके हमारे ये प्रकोष्ठ काम करेगा। अध्यक्ष जी, आप प्रदेश अध्यक्ष बन गए हैं सैनिक रिटायरमेंट प्रकोष्ठ के, तो मैं आपसे एक बहुत विशेष बात याद आ गई है मेरे लिए, क्योंकि सैनिक रिटायरमेंट होकर तो आ जाता है लेकिन उनके बच्चों के लिए कोई गवर्नमेंट ध्यान नहीं देती है। इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे, कैसी आवाज़ उठाना चाहेंगे? बिल्कुल, हमारी, चूंकि मैं हमारे पूर्व सैनिक विधि शामिल ही फाउंडर मेंबर हूँ उस ग्रुप का भी, तो हमने ये बात अपनी मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार को हमने अपने संगठन के माध्यम से कई बार ये सूचना दी है कि सैनिक चूंकि वह तो सीमा पर भारत माँ की सेवा में लगे रहते हैं, यहाँ उनके बच्चों को बहुत समस्याएं आती हैं। क्योंकि जब पिता नहीं होता तो आप समझ सकते हैं कि बच्चों की शिक्षा से लेकर सामाजिक जीवन में उन्हें बहुत कठिनाई आती है, और जहाँ उनको शिक्षा के लिए उच्च संस्थानों में सीटें मिलना चाहिए, सैनिक परिवार के जो बच्चे हैं अगर सैनिक कहीं शहीद हो जाते हैं या वह अपाहिज हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में उनके बच्चों को रोजगार की समस्याएं खड़ी हो जाती हैं, क्योंकि अब परिवार चलेगा कैसे। तो मेरी सरकार से ये बारंबार प्रार्थना रही है कि सैनिकों के परिवारों को, उनके बच्चों को पढ़ने के लिए वो उच्च संस्थानों में, मध्यम संस्थानों में और प्राथमिक संस्थानों में भी सीटें रिजर्व रहनी चाहिए, और साथ में जब वे पढ़ जाएं तो उनको नौकरी के लिए भी सीटें रिजर्व होना चाहिए। अध्यक्ष जी, मैं आपसे एक और बात करना चाह रहा हूँ कि ओबीसी आरक्षण आंदोलन के लिए आपने कई बार सुना है, आप अखिल भारतीय यादव मार्क्सवादी मंचों से खड़े होकर अपने भाषण देते हैं मंच पर, तो ओबीसी आंदोलन के लिए आप क्या सोचेंगे, क्या करना चाहेंगे, कैसे आपके लिए प्राप्त होगा? जी, हमने ओबीसी के साथ में, ओबीसी के सभी वर्गों में, चूंकि हम भी ओबीसी वर्ग से आते हैं और उससे पहले हम इस देश के सैनिक हैं, हमारा काम है देश की सीमाओं की रक्षा भी करना, और जब हम रिटायर्ड हो गए हैं तो यहाँ जो भी देश में निवास कर रहे हैं उन सबके हक अधिकार की भी रक्षा करना और उनके लिए आवाज़ भी उठाना। क्योंकि अगर सैनिक निष्पक्ष रूप से आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा। तो हम ये देखने में आया है कि हमारे देश में 52% ओबीसी की जनसंख्या है, लेकिन जितनी बड़ी जनसंख्या है और देश की आज़ादी में भी ओबीसी वर्ग का बहुत बड़ा हाथ रहा है। चाहे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की बात कर लें, वहाँ भी हमारे धन सिंह गुर्जर ने ही उस स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत की थी, जिसमें अहिर बाल के हमारे गोपाल देव अहिर, जो कि रेवाड़ी के राजा भी रहे हैं, उन्होंने भी इस संग्राम की शुरुआत की थी। लेकिन हम वर्तमान परिवेश में दे रहे हैं, इतनी बड़ी आबादी होने के बाद भी इनको जो हक और अधिकार मिलने चाहिए थे, चाहे राजनीतिक हो चाहे वह प्रशासनिक हो, इनको वह हक अधिकार नहीं मिल रहे हैं। संविधान ने 27% आरक्षण ओबीसी को दिया है, लेकिन आप देख सकते हैं कि ओबीसी के 30 लाख बच्चे आज 13% होल्ड में फंसे हुए हैं, उनके रोजगार पूरा का पूरा फंसा हुआ है और सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है, सरकारों को इस पर समझना चाहिए और हम ओबीसी की लड़ाई लड़ेंगे और उनको 27% तो है ही, संविधान ने दिया ही है। हमारी मांग तो ये है कि चूंकि अब जाति जनगणना हो रही है, जाति जनगणना कराई जाए और जिसका जितना हिस्सा है उसको उतना दिया जाए। ये नहीं है कि किसकी संख्या 15% है उसको आप 85% नौकरियों में और हर जगह दे रहे हैं, और जिनकी संख्या 52% या 85 है उनको आप जो है सिर्फ 5 या 10% दे रहे हैं। देश आजाद है, सबका अधिकार है, तो सबको उसकी संख्या के आधार पर हक अधिकार मिलना चाहिए। अध्यक्ष जी, मैं आपसे एक और बात पूछना चाह रहा हूँ। ये बहुत गंभीर विषय है और जब से मैंने होश संभाला है इस आवाज़ को आप उठाते रहे हैं और मैं भी देखता रहता हूँ, सुनता रहता हूँ। अहीर रेजिमेंट मांग आंदोलन की आप उपलब्धि कैसे प्राप्त करेंगे? और आप अभी पिछले महीने आपने नवंबर में शायद दिल्ली के जंतर मंतर में भी एक सभा करी थी, बड़ा आंदोलन किया था, तो वहाँ से केंद्रीय सरकार से आपके लिए कोई आश्वासन मिला या नहीं मिला है? इस विषय पर आप विशेष करके बताएं। अभी जो आप नवंबर की बता रहे हैं, बिल्कुल 18 नवंबर को पूरे देश से यादव अहीर समुदाय के युवा, महिलाएं, बुजुर्ग सभी लोग बड़ी संख्या में दिल्ली जंतर मंतर पहुंचे थे और सरकार से ये मांग की
चूंकि यादव समाज हमेशा से ही वीर और बलिदानी रहा है। उसने हमेशा देश की सरहदों की रक्षक, अंग्रेजों के समय में हमने देश की लड़ाई लड़ी, स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी। उन्होंने रेजिमेंट सबकी बनाई अंग्रेजों ने, लेकिन चूंकि यादव योद्धाओं ने अंग्रेजों के आदेश पर अपने देश के लोगों पर गोली चलाना स्वीकार नहीं किया, जिसको उन्होंने विद्रोह का नाम दिया और उसके आधार पर उन्होंने यादवों की रेजिमेंट नहीं बनाई। तो ठीक है, अंग्रेजों ने, तो चूंकि हम उनके विद्रोही थे, हम उनके खिलाफ तो उन्होंने नहीं बनाई, लेकिन आजाद देश में इस वीर कौम को यह अधिकार मिलना चाहिए। क्योंकि भारतीय सेना में ऐसी व्यवस्था है कि जाति, धर्म और क्षेत्र के आधार पर रेजिमेंटों का गठन है। तो देश में जब बाकी जाति यों की रेजिमेंट है तो यादव समाज की भी रेजिमेंट होना चाहिए, क्योंकि यादव जो बच्चे हैं वो भी तो इसी देश के बच्चे हैं, कोई हम सौतेले तो है नहीं है, हम कोई दूसरे देश से तो आए नहीं है। तो जब बाकी की रेजिमेंट है तो हमारी होना चाहिए। तो ये मैं आपको एक बड़े गर्व की बात कहना चाहता हूं कि हमने हमारे उन 1962 के योद्धाओं की जो रज कलश हमने इस देश में निकाली, उस यात्रा का मैं राष्ट्रीय सह संयोजक भी था। उस यात्रा को हमने 25 राज्यों में बड़े सफलता के साथ निकाला। उस यात्रा को विश्व की सबसे लंबी यात्रा का अवार्ड ही मिला है। और उस यात्रा अध्यक्ष जी, कितने किलोमीटर की यात्रा हो गई होगी आपकी लगभग, जो है यात्रा निकाली थी आपने रज कलश यात्रा? जी, ये जो है हमारी यात्रा 3500 किलोमीटर की यात्रा रही। 3500 किलोमीटर की यात्रा रही। वैसे जो अंदर भी गए हैं हमने उससे नहीं जोड़ा, लेकिन जो सीधा जो है हमारी ये 3500 किलोमीटर की ये यात्रा रही है, इसीलिए इसको अवार्ड जो है विश्व की सबसे लंबी यात्रा, वो भी लगातार जो चलती रही, उसका अवार्ड मिला है। अच्छा, इसका सबसे बड़ा अच्छा लाभ ये मिला है कि जो लोग पहले रजंगला युद्ध के विषय में नहीं जानते, आज इस यात्रा के कारण आज देश का बच्चा बच्चा जानने लगा कि अहीर योद्धाओं ने हमारे देश की कैसे रक्षा की। आज लद्दाख अगर भारत का हिस्सा है तो उन अहीर योद्धाओं के बलिदान के कारण ही है। तो ये हमारी एक उपलब्धि रही है। जरूर ही हमारे प्रधानमंत्री जी, चूंकि हमें उनका विश्वास है, उन्होंने पहले भी ऐसे फैसले लिए हैं जिनकी कभी कोई ने कल्पना नहीं की थी। अहीर रेजिमेंट बनाने का फैसला ही वे लेंगे, हमें पूरी आशा है। आपका पूरा नाम, पद और कौन कौन से पदों पर अब वर्तमान में आप हैं, आपका पूरा नाम, पूरा पता बताएं। जी, मैं रविंद्र यादव, सेना से मैं रिटायर्ड हूँ। वर्तमान में मैं अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा के विदिशा शहर जिला अध्यक्ष भी हूँ, और साथ में ही मैं अभी पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ से मध्य प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। यादव महासभा में राष्ट्रीय कार्यकारिणी का भी सदस्य हूँ, और रजंगला जो यात्रा है मिशन अहीर रेजिमेंट, उसका ही मैं राष्ट्रीय सह संयोजक हूँ। आप विदिशा जिले के, आपकी अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा में जो पदाधिकारी हैं जिले के, उनके नाम भी तो बताएं। आप कौन कौन पदाधिकारी और जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? नहीं, सभी लोग जो उनको जवाबदारी दी जा रही है वह अपने सामर्थ्य अनुसार वह पूरा निर्वहन कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर नहीं भी कर पा रहे हैं तो जरूर कहीं ना कहीं कोई समस्या हो रही होगी, क्योंकि हर व्यक्ति अपना बेस्ट देने का प्रयास करता है। आज मेरे पास में ही हमारे ब्लॉक के अध्यक्ष श्री हरि सिंह जी बैठे हुए हैं, मेरे साथ में हमारे मीडिया प्रभारी श्री बाबूलाल जी बैठे हुए हैं, साथ में हमारे जिले के मंत्री हमारे कलेक्टर सिंह जी बैठे हुए हैं, और इनके अतिरिक्त भी हमारे पास कार्यकर्ताओं की एक बहुत बड़ी श्रृंखला है। चूंकि सबके नाम मैं ले नहीं पाऊंगा, लेकिन ये सभी कार्यकर्ता हमारे दिन रात यादव समाज की चिंता में, उसके कल्याण में लगे रहती हैं। तो भैया अभी मेरे साथ बैठे हुए हैं हमारे रविंद्र यादव फौजी भाई, जो अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा के शहरी जिला अध्यक्ष हैं, और इनके एक और भाई हैं, वो ग्रामीण क्षेत्र के हमारे जितेंद्र यादव जी, ग्रामीण क्षेत्र के जिला अध्यक्ष हैं, वो अभी नहीं है यहाँ पर। और हमारे साथ हमारे हरि सिंह यादव बैठे हैं, संसद के ब्लॉक अध्यक्ष जी, और मैं मीडिया प्रभारी अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा का भी हूँ, हालांकि मैं पत्रकार भी हूँ, मेरे चैनल में स्टेट कोऑर्डिनेटर हूँ। तो हमारे साथ जुड़े हुए थे रविंद्र यादव फौजी भाई, जो कि अब रिटायरमेंट सैनिक प्रकोष्ठ के एक प्रदेश अध्यक्ष बन गए हैं। इन्होंने बहुत बड़ी बात कही है, मैं प्रदेश अध्यक्ष बना हूँ तो मैं कुछ ना कुछ आगे करके दिखाऊंगा। तो हमारे साथ थे अभी रविंद्र यादव जी फौजी भाई, जो सहजाखेड़ी के रहने वाले हैं, वर्तमान में भी विदिशा में निवास करते हैं। और आपका न्यूज इंडिया 24 से बाबूलाल यादव, शमशाबाद ग्राम दौलतपुरा का रहने वाला हूँ। बस अगर स्टेटमेंट और इंटरव्यू लेने के लिए आप मेरे लिए मेरा नंबर भी याद कर लें, नंबर सबके पास होगा, तो आप याद करते रहें, मैं आपके साथ सामने बैठकर आपका इंटरव्यू लेता रहूँगा। राधे।